गुड मॉर्निंग। आज का कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का ये पाठ है पादप जल संबंध। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुख्य बिंदु है इसमें जल के विभिन्न रूप जो भूमि में पाए जाते हैं, पौधे के जल अवशोषक अंग, किस भाग के द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं, पौधे में जल अवशोषण का मार्ग, जल अवशोषण की क्रियाविधि, किस प्रकार से क्रियाविधि होती है, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, इन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भूमि में जैसे देखते हैं कि भूमि में जो कण है, मिट्टी है, रेत है, ये बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं। एक दूसरे के बहुत पास पास होते हुए भी इनके बीच बीच में कुछ जगह पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है। इस खाली जगह को छिद्र या अवकाश कहा जाता है। पतले पतले छिद्र, अवकाश ये सब पाए जाते हैं। इन्हीं में हवा और पानी भरा रहता है। भूमि के अंदर छिद्र पाया जाता है, उसमें पानी और हवा भरा रहता है। इनमें से केवल 1% भाग पौधे अवशोषित कर पाते हैं। भूमि के अंदर में जो पानी है उसका 1% अवशोषित कर पाते हैं। इस 1% को होलार्ड कहा जाता है, होलार्ड। इसी प्रकार 25% जो जल की मात्रा है, इसको भी पौधे अवशोषित कर सकते हैं। इस मात्रा को क्रेसार्ड बोलते हैं। और बाकी जो मात्रा रहता है जल की भूमि में, उसको पौधे अवशोषित कर ही नहीं सकते, इसको इकार्ड कहते हैं। तो इस प्रकार 1% और 75% वाला भाग ही अवशोषित कर पाते हैं पौधे। बाकी जो जल की मात्रा है जिसको इकार्ड कहा जाता है, इसको पौधे अवशोषित नहीं कर पाते। जल के विभिन्न रूप, भूमि के अंदर जल कई रूपों में पाया जाता है। जैसे पहला है अपवाहित जल। दूसरा गुरुत्वीय जल। अपवाहित जल, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, केशिका जल के बाद है आर्द्रताग्राही जल, बंधित जल, पांचवा हुआ है बंधित जल, और छठवां है वाष्पित जल। इतने रूपों में जल भूमि के अंदर पाया जाता है। अपवाहित जल वर्षा के दिनों में, जैसे खूब पानी गिरते रहता है, पानी गिरता है भूमि के ऊपर और बहते रहता है। बहते बहते जैसे छोटे नाला में, नदी में होते होते पूरा पानी निकल जाता है। ऐसे जल को बोला जाता है अपवाहित जल। इसका पौधे उपयोग नहीं कर पाते, पौधों के लिए इसकी उपयोगिता नहीं है, अवशोषित नहीं कर पाते। दूसरा है गुरुत्वीय जल। ये जल भूमि के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भूमि में इतने नीचे चला जाता है कि वहां तक पौधे के जड़ नहीं पहुंच पाते, और इसका भी उपयोग पौधे नहीं कर पाते। तीसरा है केशिका जल। ये एक ऐसा जल है जो भूमि के अंदर पतले पतले जो छिद्र पाए जाते हैं उसमें उपस्थित रहता है ये, और इसका उपयोग पौधे कर पाते हैं। केशिका जल का ही उपयोग करते हैं पौधे। आर्द्रताग्राही जल है। यह जल भूमि के अंदर पदार्थों के चारों तरफ ऐसे चिपके रहते हैं
मजबूती से चिपके रहते हैं कि इसका भी उपयोग नहीं कर पाते पौधे। आर्द्रताग्राही जल का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। बंधित जल, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे Na2SO4, पॉइंट H2 या CuSO4, 0.5 H2। इस प्रकार देख रहे हैं कि ये रासायनिक पदार्थ है। सोडियम सल्फेट, इसके साथ 1 अणु पानी जुड़ा हुआ है। कॉपर सल्फेट के साथ 5 अणु पानी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो जल है इसको बंधित जल कहा जाता है। इसका भी उपयोग पौधे नहीं कर पाते। वाष्पित जल, भूमि के अंदर ही कुछ जल वाष्प के रूप में भी पाया जाता है और इस वाष्पित जल का भी उपयोग पौधे नहीं कर पाते। तो अब देख रहे हैं कि जल तो इतने रूपों में पाए जाते हैं। अपवाहित जल, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, बंधित जल, वाष्पित जल। इनमें से केवल केशिका जल ही ऐसे है जिसका उपयोग पौधे करते हैं। पौधे के जल अवशोषक अंग। जल का अवशोषण वैसे पौधे जड़ के द्वारा ही करते हैं, जड़ के द्वारा अवशोषण करते हैं और जड़ में विभिन्न भाग पाया जाता है। जैसे एक तो होता है स्थायी प्रदेश, दूसरा है मूल रोम प्रदेश, तीसरा है लंबाई में बढ़ने वाला भाग, और चौथा है मूल टोप प्रदेश। चित्र के द्वारा यदि देखें तो भूमि के नीचे जड़ गहराई तक पहुंचे रहता है। इसमें से रोम निकले रहते हैं। इन्हीं को रूट हेयर या मूल रोम कहा जाता है। मूल रोम, इसके ऊपर वाला भाग जो लगभग तने से लगा हुआ भाग होता है स्थायी प्रदेश कहलाता है। मूल रोम भाग है, मूल रोम प्रदेश कहलाता है। इसके ऊपर स्थायी प्रदेश है। इसके बाद वाला कुछ हिस्सा यहाँ पर रीजन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन या लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र। और सबसे नीचे होता है यहाँ पर टोपी जैसे रचना होता है। यहाँ पर इसको मूल टोप बोलते हैं।
मूल टोप या रूट कैप कहलाता है, रूट कैप मूल टोप। तो इस प्रकार जड़ के अंदर वाला भाग 4 भागों में बटा रहता है। स्थायी प्रदेश, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जल का अवशोषण कहाँ से कैसे होता है। तो स्थायी प्रदेश ये तने से लगा हुआ भाग होता है, इस भाग के द्वारा बहुत कम मात्रा में जल का अवशोषण होता है, नहीं के बराबर कम मात्रा में होता है अवशोषण। मुख्य अवशोषण करने वाला भाग होता है ये मूल रोम क्षेत्र, मूल रोम प्रदेश जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर। मूल रोम रूट हेयर्स लगे होते हैं, ये जल का अवशोषण करने वाला मुख्य भाग है और जितने आवश्यकता होते हैं उतना जल पूरा इसी भाग के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तीसरा भाग है लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र। यहाँ पर लगातार कोशिका विभाजन होते रहता है। कोशिका विभाजन, जैसे कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। सम मतलब समान, अर्ध मतलब आधा। समसूत्री कोशिका विभाजन जैसे पौधों में यदि देखा जाए, जड़, तना, पत्ती, इन सभी में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, लेकिन जायांग और पुमंग में जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन किसी कोशिका में होता है तो बनने वाले कोशिकाओं में उतने ही गुणसूत्र होते हैं जितने मदर्स में जितने उतने डॉटर्स में, लेकिन अर्धसूत्री होता है तो आधे रह जाते हैं, इसलिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। जैसे अब मनुष्य के प्रत्येक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका से 2 बन रहा है तो बनने वाले दोनों कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यदि होगा तो मुख्य कोशिका में 46 गुणसूत्र है तो बनने वाले कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे, तो इसलिए इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो यहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बार बार विभाजन होता है और जड़ लंबाई में बढ़ता है, इसलिए इस क्षेत्र को लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र कहा जाता है। लास्ट है मूल टोप प्रदेश। जड़ की सुरक्षा करने के लिए जड़ के अग्रस्त भाग में टोपी जैसे रचना पाया जाता है, इसको मूल टोप कहते हैं। इस भाग के द्वारा भी अवशोषण की कोई क्रिया नहीं होती। तो मुख्य भाग यहाँ पर मूल रोम प्रदेश के द्वारा ही जल का अवशोषण किया जाता है। पौधे में जल अवशोषण का मार्ग। मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, लेकिन ये अंदर कैसे पहुंचता है? जड़ की आंतरिक रचना देखते हैं तो ये जैसे इधर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, ये अंदर वाला भाग होता है।
जड़ की आंतरिक रचना है, यहाँ पर जैसे सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा बोलते हैं इसको। यहां से मूल रोम निकले रहते हैं। मूल रोम जैसे एपिडर्मिस है, ये रूट हेयर है, यहाँ पर है, इसके बीच में खंड नहीं है, इसलिए एक कोशिक कहलाता है। जड़ों में जो मूल रोम होते हैं एक कोशिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्तिका पाया जाता है, रिक्तिका और एक केंद्रक। बाह्य त्वचा के बाद बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, लाइन से पाया जाता है, ये पूरे कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स। इसके बाद वाला इस तरह ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। यहाँ पर एंडोडर्मिस में कुछ कोशिकाएं, मोटे कोशिकाएं पाए जाते हैं, इनको पैसेज सेल बोला जाता है। ये है पैसेज सेल्स कहते हैं इनको, यहीं से जल अंदर जाता है। अब इसके अंदर जैसे ये छोटे आकार में बना रहे हैं, ये है प्रोटोजाइलम। और ये बड़े आकार में बना रहे हैं, ये मेटाजाइलम। इनके बीच बीच में फ्लोएम होता है, ये जैसे फ्लोएम। तो इस प्रकार तो देख रहे थे हम पौधे में जल अवशोषण का मार्ग। सबसे बाहर जैसे एपिडर्मिस है, मूल रोम लगा हुआ है, कॉर्टेक्स की कोशिकाएं बहुत सारे होते हैं। इसके बाद है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, बीच बीच में फ्लोएम है। जाइलम का काम वैसे भूमि से जल को अवशोषित करके पौधे में ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, और फ्लोएम का काम जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम होता है। जैसे जंतुओं में धमनी और सिरा का अपना अलग अलग काम होता है, वैसे पौधों में इनके दोनों के अलग अलग काम है। तो मूल रोम के चारों तरफ इस प्रकार से धूल मिट्टी के कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ यहाँ मूल रोम के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है। ये जल यहाँ पर कॉर्टे एंडो एपिडर्मिस में आता है। एपिडर्मिस के बाद जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी एक एक कोशिका होते होते एक एक कोशिका यहाँ से इसमें आया, यहाँ से इसमें आया, ऐसी होते होते अब इन सभी में वैसी उसी क्रम में होते रहता है, जल आते जाता है और ये पैसेज सेल के द्वारा ये जाइलम तक पहुंचता है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम, ये तो जड़ में हो गया। अब इधर यदि ऊपर बढ़े, जड़ में यदि ऊपर बढ़े इधर, तो जड़ का जो जाइलम है पूरा लाइन से पूरी जड़ में है। उसके बाद तने का जाइलम आ गया, तने के जाइलम संबंधित है पत्ती के जाइलम से, तो एक कॉलम बन जाता है पूरा। जो अवशोषित किया जा रहा है जल एक कॉलम के रूप में जड़ से लेकर तना और पत्ती के ऊपर भाग तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से इसका जो मार्ग है मूल रोम से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से
एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में क्रम से जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार होते होते ये एंडोडर्मिस के पैसेज सेल के द्वारा जाइलम में पहुंचता है, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम, मेटाजाइलम के बाद ये जड़ के पूरे जाइलम में कॉलम है, तने का जाइलम में गया, वहां से ये पत्ती के जाइलम में पहुंच जाता है। तो पत्ती के तक पहुंचने के बाद पूरे पौधे में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार ये अवशोषण करने वाला मार्ग है मूल रोम से लेकर जाइलम तक। जल अवशोषण की क्रियाविधि। वैसे वैज्ञानिक क्रेमर के अनुसार जल का अवशोषण पौधे के उस भाग के द्वारा सबसे अधिक होता है जिस भाग के मूल रोम में जाइलम अल्प विकसित होता है। अब जैसे कि अब मालूम है जाइलम का काम है भूमि को अवशोषित करके पौधे में ऊंचाइयों तक पहुंचाना, लेकिन वैज्ञानिक क्रेमर के द्वारा ये कहा गया था कि जिस भाग की जाइलम वाहिकाएं कम विकसित होती हैं उस भाग के द्वारा जल का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। जल अवशोषण की क्रियाविधि ये वैज्ञानिक रेनर के द्वारा बताया गया है। ये दो प्रकार का होता है। पहला है सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण, और दूसरा है निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण ये दो विधियों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। सक्रिय जल अवशोषण ये फिर दो प्रकार का होता है। एक तो पराशरण के अनुसार सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण का पराशरण सिद्धांत। सक्रिय जल अवशोषण का अपराशरण सिद्धांत। एक होता है सक्रिय अवशोषण का पराशरण सिद्धांत और दूसरा है सक्रिय अवशोषण का अपराशरण सिद्धांत। मुख्य रूप से तो जैसे सक्रिय जल अवशोषण होता है और निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। सक्रिय जल अवशोषण फिर दो प्रकार है, सक्रिय जल अवशोषण का पराशरण सिद्धांत और सक्रिय जल अवशोषण का अपराशरण सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ वैसे तो ऊर्जा लगता है यहाँ पर और ऊर्जा मिलता है
श्वसन की क्रिया के द्वारा, श्वसन क्रिया में जटिल खाद्य पदार्थों को तोड़ा जाता है, ऊर्जा मुक्त किया जाता है, उसके ऊर्जा का उपयोग इस अवशोषण की क्रिया में होता है। पराशरण सिद्धांत में देखते हैं, सक्रिय जल अवशोषण के पराशरण सिद्धांत में मूल रोम के चारों तरफ, जैसे अब चित्र में देखते हैं इस प्रकार से एपिडर्मिस होता है, मूल रोम लगे रहते हैं इस प्रकार से। तो मूल रोम के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, मूल रोम के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसकी सांद्रता कितनी है, और इसके बाहर जो विलयन पाया जाता है, विलयन पानी में घुले हुए जो विलयन होते हैं उसकी सांद्रता कितनी होती है। यदि मूल रोम की सांद्रता अधिक होती है, बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है, तो यहाँ पर अंतःपराशरण की क्रिया होती है। अंतःपराशरण की क्रिया के कारण बाहर का विलयन, जल में घुले हुए जो लवण होते हैं एक साथ मूल रोम में प्रवेश करते हैं। मूल रोम से ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम होते होते रसारोहण की क्रिया के द्वारा पौधे में ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर पराशरण सिद्धांत बोल रहे हैं, मतलब पराशरण क्रिया यहाँ पर लागू होता है। बाहर विलयन की सांद्रता कम है, कोशिका रस की सांद्रता अधिक होती है, तो बाहर का विलयन अंदर आता है और ये अवशोषित होकर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेसेज सेल से होते हुए प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फिर एक कॉलम के रूप में ऊपर तने और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण का अपराशरण सिद्धांत। यहाँ पर अपराशरण सिद्धांत में पराशरण लागू नहीं होता। सक्रिय पराशरण क्रिया में यहाँ सांद्रता प्रवणता के विपरीत जल का अवशोषण किया जाता है। इसमें कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन क्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी ऊर्जा का उपयोग, जैसे पहले वाले में पराशरण को मुख्य मान रहे थे, पराशरण के कारण होता है, और सेकंड वाले में जैसे अब अपराशरण सिद्धांत बोल रहे हैं तो यहाँ पर श्वसन की क्रिया पर मुख्य फोकस होता है। श्वसन क्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का उपयोग जल के अवशोषण के लिए किया जाता है। अब इसलिए माना जाता है कि यदि तापक्रम कम हो जाता है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो गई मतलब श्वसन की दर कम हो जाती है, श्वसन की दर कम हो गई तो ऊर्जा कम निकलती है, तो यहाँ पर अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। श्वसन की दर कम होती है तो अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। या फिर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीन, कई बार कई लोगों को ये रहता है कि ऑक्सीजन शब्द बोलने से वो सीधा ऑक्सीजन को ध्यान देते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन है और ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है जबकि ऑक्सीजन हार्मोन है। ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जो जीवों में उपापचयी क्रियाओं को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन, अब उपापचयी क्रियाएं बढ़ जाते हैं तो उसके कारण देखते हैं कि श्वसन की दर भी बढ़ जाती है और जल के अवशोषण की क्रिया भी बढ़ जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर पराशरण क्रिया मुख्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा मिलती है श्वसन क्रिया के द्वारा। श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उसी से पराशरण इसका अवशोषण की क्रिया किया जाता है। अगला है निष्क्रिय जल अवशोषण। पहले वाले में ऊर्जा की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर मुख्य होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से पौधे के वायवीय भागों में होता है, पत्तियों में होता है, रंध्र के द्वारा होता है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होते रहती है उस समय जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहता है। जैसे कोई एक इस प्रकार यदि कोई पत्ती है तो इसमें छिद्र पाया जाता है, ये छिद्र है, पेड़ में लगा हुआ पत्ती है, इसका पत्ती का जाइलम, तने का जाइलम, इधर जड़ के जाइलम पूरे संबंधित रहते हैं। रंध्र के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलते रहता है। इसके कारण से
जो गॉट सेल है, रक्षक कोशिका के जो गॉट सेल है वो खाली हो जाता है। उसको भरने के लिए इधर बगल वाले कोशिका से पानी आता है, उसको भरने के लिए फिर बगल वाले से आता है। इस प्रकार देखते हैं कि ये जो पानी निकल रहा है, अब पौधे में तो कई लाखों करोड़ों पत्तियां लगे हुए हैं, एक एक पत्ती में लाखों करोड़ों छिद्र पाया जाता है जिससे जल वाष्प के रूप में निकलते रहता है। तो लगातार जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहता है और उस कमी को पूरा करने के लिए इधर जड़ के मूल रोम से लेकर पत्ती तक एक खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। इसको वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बोलते हैं। इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण लगातार जल अवशोषित होकर आते रहता है और जल का अवशोषण होते रहता है। तो यहाँ पर निष्क्रिय जल अवशोषण में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है, इसके कारण होता है। वैसे निष्क्रिय जल अवशोषण क्रेमर के अनुसार जल अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन की दर में घनिष्ठ संबंध होता है। क्रेमर के अनुसार वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है तो जल अवशोषण भी जल्दी जल्दी होता है, तीव्र गति से होता है। जल का प्रवाह पराशरण विभव की विपरीत दिशा में होता है। यदि विभव अलग है तब भी उसका प्रवाह लगातार अवशोषण होते रहता है। जल अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नियंत्रित रहता है मतलब है कि वाष्पोत्सर्जन की दर यदि कम हो जाए तो जल अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ रही है तो जल अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से जल अवशोषण की क्रियाविधि सक्रिय जल अवशोषण, इसमें सक्रिय जल अवशोषण का पराशरण सिद्धांत, सक्रिय जल अवशोषण का अपराशरण सिद्धांत और निष्क्रिय जल अवशोषण, इन विधियों के द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते रहते हैं। आगे है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसको दो भागों में बांटते हैं। एक है बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक। बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक में जैसे तापक्रम, मृदा का तापक्रम, पहला है मृदा का तापक्रम, फिर विलयन की सांद्रता, मृदा का तापक्रम, विलयन की सांद्रता, मृदा विलयन की सांद्रता है वैसे। मृदा विलयन की सांद्रता, फिर मृदा की वायु, वातायन बोला जाता है इसको, मृदा में उपस्थित वायु या वातायन, प्राप्य जल चौथा, मृदा जल। आंतरिक कारक में वाष्पोत्सर्जन, मूल तंत्र की सीमा,
मूल तंत्र की सीमा और उपापचय। उपापचय तो यहाँ पर 3 कारक है, यहाँ पर 4 कारक है। बाह्य कारक मतलब पौधे के बाहर वाले, जड़ के बाहर वाले जो है। मृदा का तापमान 20 से 25 डिग्री आवश्यक होता है। ताप 20 डिग्री से 25 डिग्री तापक्रम जल के अवशोषण के लिए आवश्यक तापक्रम होता है। 20 से 25 डिग्री तापक्रम यदि कम होने लगे, मृदा का ताप यदि कम होने लगे तो उस समय जल का अवशोषण कम हो जाता है। और उसका कारण ये होता है कि जल जड़ की ओर प्रवाह कम होने लगते हैं। अवशोषण होते रहता है लेकिन जल का प्रवाह जड़ की ओर कम होने लगता है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता भी कम हो जाती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसकी पारगम्यता भी कम होने लगती है। जड़ की वृद्धि भी कम होने लगती है। तो एक तो पारगम्यता कम होती है, जड़ की वृद्धि कम होती है, जल का प्रवाह कम होने लगता है। और इसके साथ ही जैसे अब तापमान कम हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाने लगता है और कार्बोनिक अम्ल मूल रोम के लिए हानिकारक होता है। मृदा विलयन की सांद्रता, यदि मूल रोम के बाहर अधिक सांद्र घोल हो तो जल के अवशोषण नहीं हो सकता, इसलिए कि पौधे से पानी निकलने लगता है। जैसे खेतों में यदि कोई फसल लगा हुआ है, वहाँ यदि अधिक मात्रा में कोई उर्वरक खाद डाल दिया जाए तो पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि पौधे से पानी निकल आता है। खेत में अधिक सांद्र घोल हो जाए तो पौधे से पानी बाहर निकल आता है, जिसको जल गया, फसल जल गया बोलते हैं, जबकि पौधे से पानी निकल आता है। तो यदि बाहर घोल यदि अधिक सांद्र है तो उस समय अवशोषण की क्रिया धीमी हो जाती है। मृदा की वायु, भूमि में वायु का होना भी आवश्यक है। जल के अवशोषण के लिए वायु आवश्यक है, इसलिए कि वायु उपस्थित रहेगा तो श्वसन की क्रिया होगी, श्वसन की क्रिया होगी तो ऊर्जा उत्पन्न होगा और उस ऊर्जा का उपयोग जल के अवशोषण के लिए किया जाता है। तो भूमि में वायु का होना भी आवश्यक है। प्राप्य मृदा जल, भूमि में पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए। यदि भूमि में जल ही नहीं रहेगा तो अवशोषण कहाँ से होगा, पौधे मर जाते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में भूमि में जल होना चाहिए, तभी जल के अवशोषण तीव्र गति से होते रहता है और पौधे जीवित रहते हैं। भूमि में यदि जल ही कम हो जाए तो अवशोषण नहीं हो सकता, पौधे मरने लगते हैं। आंतरिक कारक में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैसे होते रहती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होते रहती है तो इधर अवशोषण की दर भी तीव्र गति से होते रहता है। यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है तो अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। तो ये भी आवश्यक कारक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का अवशोषण होता है। मूल तंत्र की सीमाएं, पौधे में जो जड़ तंत्र है विकसित होना चाहिए अच्छे अवशोषण के लिए। जल के अवशोषण के लिए मूल तंत्र विकसित होता है तो जल का अवशोषण तीव्र गति से होता है, और यदि मूल तंत्र विकसित नहीं है तो जल के अवशोषण कम होता है। उपापचय की क्रिया, जड़ों में उपापचय की क्रिया भी अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे चय और उपाचय 2 भागों से मिलकर बना है उपापचय। एक निर्माण की क्रिया है तो एक विघटन की क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं सही तरीके से होते रहे उपापचय, तो फिर जल के अवशोषण अच्छी तरह से होते रहता है। तो इस प्रकार ये सारे कारक हैं जो जल के अवशोषण को प्रभावित करते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। धन्यवाद।